पहले तो मैं आपको बता दूं कि गौरव जी ने जो विवाह किया है वो बौद्ध संस्कार से किया है, तो पहले तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगी। और सर, जिस तरह आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। विधानसभा के लोगों ने बहुत ही अच्छा संविधान बनाया है। न्यायपालिका को बहुत शक्तियां दी गई हैं। 142 में इतनी शक्ति दी गई है कि न्याय के हित में चाहे तो माननीय जज साहब कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। जब जब यादव समाज की बात आती है तो कहीं ना कहीं पाखंडवाद, रूढ़िवाद और इस तरह की कृतियां नजर आती हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो यादव समाज, जो ओबीसी है, वो कहीं ना कहीं कर्मकांडों में फंसा हुआ है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान युग में जिस तरह से स्वतंत्र रूप से यादव समाज निकल कर आ रहा है, बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ने का ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी विचारधारा को मनोसात करके जन जन तक प्रचारित व प्रसारित करने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में गौरव यादव जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और उन्होंने उस संस्कार से शादी की जिस संस्कार को आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस भारत की संस्कृति से धूमिल होता नजर आ रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि गौरव जी ने जो विवाह किया है वो बौद्ध संस्कार से किया है, तो पहले तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगी। और सर, जिस तरह आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो पहले तो जानना चाहूंगी आखिर आज का दिन है उसका क्या महत्व है। देखिए जी, समानता के नायक, मानवतावादी, करुणा, मैत्री, दया और देश ही नहीं विश्व में लोगों में त्रिशरण के सिद्धांत को सरल रूप से शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो को आत्मसात करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज ही उनको बैरिस्टर की उपाधि मिली थी। ये 100 वर्ष है और मुझे ये सौभाग्य है कि पिछड़ों के आंदोलन से जुड़े हुए बीपी मंडल साहब का और बाबा साहब को आज जो बैरिस्टर की डिग्री मिली थी, दोनों सत्र को उद्घाटन करने का मौका मिला है। यह दिन इतना पवित्र दिन है कि जिस तरह से हम देश में अपने तीज त्यौहार, अपने व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यक्रम मनाते हैं, देशवासियों को जो जहाँ भी हों उसको मनाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए संविधान, उन्हीं के दिए हुए समानता, उन्हीं के प्रतिपादित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेटल प्रिंसिपल पर आज देश काम कर रहा है जी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में भारतीय विधि संस्थान में जो कार्यक्रम हो रहा है, आपका चैनल नीलम जी, आप बहुत बहुत विचारधाराओं से भरी हुई पत्रकार हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, साथ ही कैमरामैन को बधाई देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम को आप बड़ी प्राथमिकता से प्रसारित करते हैं। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक अलग से ही प्रेरणा उत्पन्न होती है कि सुप्रीम कोर्ट, और आज आप उसी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले ये जानना चाहूंगी कि किस तरह की अनुभूति होती है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करके। देखिए जी, हम एक उत्तर प्रदेश के बहुत ही पिछड़े ज़िले आजमगढ़ से आए हैं और हमारे दादाजी जो है गाय चराते थे, पिताजी हमारे अध्यापक थे, लेकिन उनकी सोच थी कि हमारे बच्चे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं पे चल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करें। मैं बिहार के 5 लाख और उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों का मैं वकील रहा हूँ, तो समाज में माननीय कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उच्च न्यायालय से और सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं तो बड़ी उम्मीद है और उससे ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ के न्यायमूर्ति लोगों की है। देश के जो संविधान है उसकी लिमिट में अगर रहकर अगर निर्णय दिया जाए तो संविधान सभा के लोगों ने बहुत ही अच्छा संविधान बनाया है। न्यायपालिका को बहुत शक्तियां दी गई हैं। 142 में इतनी शक्ति दी गई है कि न्याय के हित में चाहे तो माननीय जज साहब कुछ भी कर सकते हैं। वकील साहब, आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह, चाहे मैं न्यायपालिका की बात करूं या कार्यपालिका की बात करूं या विधान पालिका की बात करूं, आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से स्वतंत्र रूप से काम करते नजर आते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सरकार का इन पर प्रेशर रहता है और जो सरकार चाहती है उसी आधार पर निर्णय देते हैं। तो क्या ये संवैधानिक गरिमा के अनुकूल है? देखिए मैडम, हम सुप्रीम कोर्ट के इस प्रांगण में से बोल रहे हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये एक लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, न्यायपालिका जो है सरकार के दबाव में है, लेकिन मेरे अब तक के व्यक्तिगत
वकालत की पीरियड में कोई ऐसा पक्ष नहीं आया। यदि हमारी केस विधि अनुरूप है, विधि के समकक्ष है, तो उसी निर्णयों को सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया जा रहा है कि देखो जी ये दबाव में कर दिया, दबाव में कर दिया गया। इस चेयर पे बैठने वाला आदमी जो है ना, आर्थिक, मानसिक हर तरह से स्वतंत्र होता है, वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं होता है। ये मैं आपसे अपने व्यक्तिगत अनुभव और जो मैं देख रहा हूँ उसको देखते हुए कह रहा हूँ। जिस तरह से अयोध्या प्रकरण चला और उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वो विशुद्ध रूप से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था और उसको भावनाओं से जोड़कर अगर आप देख रहे हैं तो मैं उस पर हिंदू मुस्लिम के भावनाओं पे कुछ नहीं बोलूँगा। माननीय न्यायालय ने जो उपलब्ध दस्तावेज थे उसके आधार पे न्याय निर्णय दिया है। लेकिन दस्तावेज की जिस तरह से बात की, तो जहां खुदाई हो रही थी वहां पर हम देख रहे कि जो बुद्ध के अवशेष थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में मिल रहे थे, लेकिन उसको आधार ना बनाकर बल्कि हिंदू आइडियोलॉजी के उसमें समर्थन में ये फैसला गया। जमीन में गड़ी हुई चीज़ बाद में आई जब खने गए, तो जिस समय वो नया निर्णय चल रहा था वो बंटवारे का था, ना कि भूमिगत अंदर खने हुए गौतम बुद्ध की मूर्ति से था। तो वो प्रकरण नहीं था, बाद में आया तो उस पर कास्ट भी लगी थी, माननीय कोर्ट ने लगाया था। तो वो विशुद्ध रूप से मामला अब डिस्पोज ऑफ हो गया है और अवशेष मिल रहे हैं। इस पृथ्वी को आप जितना खनेंगे कहीं ना कहीं कुछ मिलेंगे ही। जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा बार बार उत्पन्न होता है और बार बार दबा दिया जाता है और बहुत सारे मतलब यहाँ पर लोगों ने पिटीशन फाइल भी की है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ईवीएम का मामला जो है ना, एक प्रोएक्टिव केसेज होती हैं, जिसे वही लोग फाइल करते हैं वही लोग वापस भी ले लेते हैं। मुझे एक केस में अपीयर होने का अवसर मिला है, बामसेब की केस थी, तो उसमें जो वीपी पैट लगा हुआ है वो केस में लगा हुआ है लोगों ने। ईवीएम एक विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसको उससे संबंधित लोग ही पूरा करें तो ठीक है। सर, हमारे साथ में कई सवाल आते हैं हमारे सामने, क्योंकि दर्शक पूछते हैं, तो मैं सुमोटो केस लेते हैं तो इस तरह की जो संस्थाएं होती है और समाज में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती है कि जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेकर उस पर फैसला देना चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी जो घटनाएं हैं उनका संज्ञान नहीं लेता। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? देखिए जी, माननीय कोर्ट को जो है बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में अनुच्छेद 142 में शक्ति दी गई है कि न्याय के हित के लिए किसी भी केस को कहीं भी हो हस्तांतरित कर सकती है, उसकी सुनवाई कर सकती है और न्यायालय के समक्ष किसी पत्र के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लगता है, यदि न्यायमूर्ति को ये लगता है कि ये जनहित का मामला है तो उसको अब सुओ मोटो ले लेती हैं। कोविड में किसी ने एक भी लेटर नहीं लिखा, लेकिन माननीय कोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लेके जो है केस किया है। तो व्यक्तिवादी केस को सुओ मोटो केस लेने से माननीय कोर्ट बचती है और जो जनता से जुड़े हुए मास कम्युनिटी, मास लोगों से जुड़ा हुआ, बहुत लोगों से जुड़े हुए होता है, उसका संज्ञान माननीय कोर्ट लेती है। आप ये कहना कि नहीं जो छोटे छोटे व्यक्तिगत झगड़े हैं उसको माननीय कोर्ट संज्ञान ले, तो ये मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है। सर, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आज भारत की जितनी भी न्यायालय कहूँ, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहूँ, हाई कोर्ट कहूँ या सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी आज जिस तरह से बहुत बड़ा दिन है, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है इस दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए? देखिए, माननीय कोर्ट जो है गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय या उससे विधायी संस्थाएं जो हैं उसके अंतर्गत चलती हैं। अभी तक जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आज 100 वर्ष पूरे हुए आज विधि की डिग्री प्राप्त करने के लिए, उससे संबंधित किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट या कोई प्रेस रिलीज अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं देश में जो जातिवाद है वो चरम सीमा पर है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि देश से जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब परम पूज्य बाबा साहब जैसे विद्वान बुद्धिजीवी लोग, जो कि विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में गिनती होती है और उन्होंने आज के ही दिन बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी, है कि अगर मैं ये कहूँगी कि गांधी के परिवार से या गांधी के ही आइडियोलॉजी का कोई व्यक्ति इस दिन बैरिस्टर की डिग्री हासिल करता और उस व्यक्ति ने संविधान बनाने जैसा कोई महान काम किया होता, तो आप सोच सकते हैं कि आज भारत की सरकारें, भारत के न्यायालय कितने बड़े स्तर पर आज इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे होते। लेकिन विडंबना है कि जातिवाद कहीं ना कहीं आड़े आता है। और भले मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं या सरकारों की बातें करूं, आज सरकार भी, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मौन बनकर बैठी है। सर, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज में बहुत सारे अधिवक्ता निकल कर आ रहे हैं,
जो बहुजन समाज के लोग हैं जिन पर अत्याचार शोषण होता है, उनकी एक शिकायत आती है कि जब हम अपने समाज के लोगों के पास में जाते हैं, जो वकील हैं, कहीं ना कहीं वो भारी भरकम फीस मांगने का काम करते हैं। तो यहाँ पर उन अधिवक्ताओं से को क्या संदेश देना चाहेंगे कि समाज का अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसकी निःशुल्क सेवा की जाए? देखिए जी, हमारे यहाँ प्रो बोनो का बहुत प्रचलित सिद्धांत है। और जो भी अधिवक्ता अच्छी कमाई करते हैं वो निश्चित रूप से प्रो बोनो जो नीडी लोग हैं उनको करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्धन लोगों के लिए भी एक समिति बनी हुई है, आप उसका प्रयोग कीजिए, ऐसी बात नहीं है। अधिवक्ता लोग विद्वान लोग होते हैं, समाज के दर्द को समझते हैं और समाज के प्रहरी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सर ने कहा है कि वो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी, और कहीं ना कहीं जो समाज की पीड़ा है, समाज का दर्द है, उसको भी भली भांति जानते हैं और उसी के मार्फत वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट केस हैं उनको भी लड़ने का काम करते हैं और समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी भी सहायता करते हैं। तो आज मैं आप सभी देशवासियों को फिर से और ख़ासकर इस देश की सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो बाबा साहब के 100 वर्ष पूरे हुए हैं बैरिस्टर बनने की, उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ और उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों तक आज का जो संदेश है वो पहुंच सके। नमस्कार।